नमस्कार, ये है किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ कर्नल रंजीत का लिखा उपन्यास भयंकर मूर्ति। अब तक आपने इसमें सुना कि एक कत्ल होता है म्यूजियम में दीवान सुरेंद्रनाथ का। कई तरह की जांच चल रही है, कई कोणों से जांच चल रही है, लेकिन इस जांच के सिलसिले में मेजर बलवंत जब बंबई जाते हैं तो वहां पर एक इनकाउंटर होता है। 3 लोग उनके हाथों मारे जाते हैं। अब वहां से क्या राज लेकर के आए हैं मेजर बलवंत, ये सुनिए इस एपिसोड में। कर्नल रंजीत का लिखा उपन्यास भयंकर मूर्ति, एपिसोड नंबर 10। जब इंटरनेशनल म्यूजियम पहुंचा तो इंस्पेक्टर धर्मवीर उसे देखकर चकित रह गया। आप आ भी गए? उसके मुंह से निकला। कि आप बंबई को हाथ लगाने गए थे? अरे नहीं, पत्नी उदास हो गई थी, उससे मिलने गया था। नई पत्नी को 2 दिन के लिए भी छोड़ना मुश्किल हुआ करता है। मेजर ने भी मजाक किया। आज वो बहुत अच्छे मूड में था। इंस्पेक्टर उसका मुंह ताकने लगा क्योंकि वो मेजर को कुंवारा समझ रहा था। मेजर ने तुरंत बात पलट दी और कहा, आप ये बताइए कि आप कहां तक पहुंचे? कल आपने कुछ किया? कल हम उस खंजर की चमड़े की म्यान तलाश करते रहे जिससे डॉक्टर बैनर्जी पर हमला किया गया था। शायद वो मिलेगी भी नहीं, मेजर ने कहा। आपने कल का दिन केवल चमड़े की म्यान ढूंढने में खराब कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल एक आश्चर्यजनक रहस्य भी खुला है। वो क्या? जिस रात खंजर से डॉक्टर पर हमला किया गया था, डिक्सन 11:30 बजे यहां आए थे। काफी शराब पी रखी थी। वो पिछले दरवाजे से अजायब घर में घुसना चाहते थे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने उन्हें म्यूजियम में दाखिल नहीं होने दिया था। तो क्या कांस्टेबल के रोकने पर मिस्टर डिक्सन वापस चले गए थे? मेरा ख्याल है कि वापस नहीं गए थे। वो इस बिल्डिंग के आसपास रहे थे और कांस्टेबल की नजर बचाकर पिछले दरवाजे से म्यूजियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर बैनर्जी की ज़बानी मालूम हुआ कि मिस्टर डिक्सन के पास हमेशा इस म्यूजियम के पिछले दरवाजे की चाबी रहती है। इस बात की पुष्टि राजेश ने भी कर दी है। एक बात और भी है। वो क्या? अजायब घर में एक कमरा मिस्र देश की पुरानी चीजों का भी है। वहां और जमाने की बुत है। उस कमरे में सिगरेट का एक जला टुकड़ा मिला है। वो टुकड़ा सिगरेट के उस ब्रांड का है जो मिस्टर डिक्सन हमेशा पीते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मिस्टर डिक्सन सचमुच म्यूजियम के अंदर गए थे और काफी समय तक वहां रहे थे। आधी रात को मिस्टर डिक्सन की म्यूजियम में मौजूदगी बड़ी रहस्यमय मालूम हो रही है और फिर वे कल सारा दिन अपने मकान में गायब रहे जो कैलाश कॉलोनी में है। वो रात को 11 बजे घर पहुंचे। मैंने एक आदमी की ड्यूटी लगा दी थी कि जब मिस्टर डिक्सन वापस आए तो इसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिले। मैं कल रात को 11 बजे मिस्टर डिक्सन से मिलने गया, लेकिन वे नशे में धुत थे और मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय उठपटांग बातें कर रहे थे। मैं समझता हूं कि मेरे सवालों को टालने के लिए एक्टिंग कर रहे थे। मैं इस ख्याल से कि सुबह उनको होश आ जाएगा वापस चला गया था। आज सवेरे मैं मिस्टर डिक्सन से मिलने गया तो उनके नौकर ने मुझे बताया कि साहब सो रहे हैं। उनका हुक्म है कि वे चाहे जितनी देर तक सोते रहें उन्हें जगाया न जाए। जो कांस्टेबल उनके मकान पर ड्यूटी दे रहा है उसका अभी फोन आया कि मिस्टर डिक्सन अभी तक नहीं उठे हैं और मुझे इस बात पर बड़ा शक हो रहा है। मेजर ने कुछ सोचते हुए कहा, यह वाकई बड़ी अजीब बात है, लेकिन मिस्र देश के पुराने बुतों वाले कमरे में मिस्टर डिक्सन के ब्रांड के सिगरेट का टुकड़ा यह साबित तो नहीं कर सकता कि उस रात वो सचमुच म्यूजियम में दाखिल हुए थे। क्यों साबित नहीं करता? मैंने लक्ष्मी से पूछा था। उसने मुझे बताया कि उसने सिगरेट का टुकड़ा कल सुबह ही देखा था। ये पुराने बुतों वाले कमरे में ऐसी कौन सी बात है जिसे जानने या छिपाने के लिए मिस्टर डिक्सन को आधी रात के समय कैलाश कॉलोनी से यहां आना पड़ा? मेजर ने कहा। मेजर और इंस्पेक्टर म्यूजियम के उस कमरे में पहुंचे। मेजर ने उस कमरे में घूम फिर कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई विचित्र बात दिखाई नहीं दी। बाहर आकर इंस्पेक्टर फोन करने के लिए डॉक्टर बैनर्जी के पढ़ने के कमरे में चला गया। कुछ पलों के बाद मेजर भी वहां जा पहुंचा। उस समय डॉक्टर बैनर्जी पलंग पर लेटे हुए छत की ओर देख रहे थे। मेजर के भीतर पहुंचने पर वो चौंक गए। मेजर टहलता हुआ उस अलमारी के पास चला गया जिसके ऊपर पुराना धनुष और पुराने तीर पड़े हुए थे। वो तीरों को उठाकर अपने हाथों में घुमाता रहा। इसके बाद मेजर उस काले बोर्ड की ओर चला गया जिस पर गड्ढे पड़े हुए थे। मेजर उन गड्ढों को गिनने लगा। इसके बाद उसने डॉक्टर की ओर मुंह फेर कर कहा, क्या आपने इस बोर्ड पर या आज या कल कोई नया गड्ढा बनाया था? हाँ, आज सुबह बनाया था, डॉक्टर ने उत्तर दिया। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे बंबई जाने से पहले इस बोर्ड पर सिर्फ 6 गड्ढे थे। हाँ, और 7वां आज सुबह बनाया है। बिल्कुल ठीक है।
मेजर ने कहा। मेरे बंबई जाने से पहले अलमारी पर एक जैसे 2 तीर पड़े थे। मेरा मतलब है कि उन दोनों तीरों की नोकें काली थी। आज एक तीर की नोक काली नहीं बल्कि कांसे के रंग जैसी है। मेजर ने डॉक्टर को कांसे के रंग के नोक वाला तीर दिखाते हुए कहा, क्या यहां पर बदल बदल कर तीर रखे जाते हैं? नहीं, 2 ही तीर थे। कल मैं यूं ही एक तीर की नोक फर्श पर घिस रहा था, जिससे उसका काला रंग उड़ गया और नीचे की धातु निकल आई। मेजर ने डॉक्टर की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो नीचे उतरा तो उसे सोनिया आती हुई दिखाई दी। सोनिया ने भीतर आकर मेजर को बताया कि वो फोटो का प्रिंट ले आई है। मेजर ने उससे प्रिंट लेकर अपनी जेब में डाल लिया। तुम लक्ष्मी से आज फिर मिलो, उससे पूछो कि कामिनी जब यहां से बंबई गई थी तो कितने बजे घर से निकली थी, क्या उसे कोई स्टेशन पर छोड़ने गया था? सोनिया लक्ष्मी के कमरे की ओर चल पड़ी। मेजर राजेश से मिलना चाहता था। वो उसके कमरे की ओर जा रहा था कि उसे गेट पर मिस्टर डिक्सन नजर आए। मेजर ने राजेश से मिलने का विचार छोड़ दिया और वो मिस्टर डिक्सन के अभिवादन के लिए बढ़ा। हाथ मिलाने के बाद मेजर ने कहा, आप पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि परसों रात आपने पुराने मिस्त्री खंजर से डॉक्टर साहब पर हमला किया। डॉक्टर साहब पर हमला? क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझ पर ऐसा संदेह करने की कृपा क्यों की जा रही है? इसलिए कि आप परसों आधी रात को यहां आए थे। पुलिस कांस्टेबल ने आपको म्यूजियम में दाखिल नहीं होने दिया था। आप उस समय वापस चले गए थे, लेकिन यहीं कहीं आसपास मौजूद रहे और पुलिस कांस्टेबल की नजर बचाकर म्यूजियम में घुस गए थे। आपकी सिगरेट का चूरा टुकड़ा उस कमरे में मिला है। आप बताइए, क्या ये बातें सच नहीं है? मिस्टर डिक्सन कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, ये सारी बातें बिल्कुल सच्ची हैं। कल आप सारा दिन अपने मकान से गायब रहे। जब वापस घर पहुंचे तो आपने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। क्या ये झूठ है? मैं शराब का आदी नहीं हूं, लेकिन कल मुझे मजबूरन शराब पीनी पड़ी। मैं इतनी ज्यादा पी गया कि मुझे आज सुबह तक ये याद नहीं कि मैं कल रात कैसे घर पहुंचा, कौन मुझसे मिलने आया, मैंने उससे क्या बातें की। खैर, परसों रात अजायब घर में आप क्या करने गए थे? मैं इजिप्ट के पुरातत्व का माहिर माना जाता हूं, खासतौर से उन पुरातत्वों का जो फिरौन काल से संबंध रखते हैं। मैंने हाल ही में महारानी नफरीती का एक बुत तैयार किया है, जिसे अभी बाहर नहीं भेजा गया। मैंने हर प्रकार से इस बात की कोशिश की है कि महारानी नफरीती को उसी रूप में पेश करूं जैसा कि किताबों में उल्लेख मिलता है। मैं परसों रात एक प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपि पढ़ रहा था। उसमें महारानी नफरीती का जो ब्यौरा है, उसे देखते हुए मैंने वो बुत तैयार किया था। वो बिल्कुल गलत था। मैं अपने उस बुत को देखने के लिए बेचैन हो गया। कुछ दिन हुए उस बुत को फ्रांस के एक धनी आदमी ने खरीद लिया था, जो भारत के दौरे पर आया हुआ है। उस फ्रांसीसी ने हिदायत की थी कि महारानी नफरीती का बुत पानी के जहाज द्वारा उसके घर के पते पर फ्रांस भेज दिया जाए। कल उस बुत की पैकिंग होने वाली थी। मैं ये सहन नहीं कर सका कि गलत बुत निर्यात किया जाए। इससे मेरी ख्याति को हानि पहुंच सकती थी। इसलिए मैंने म्यूजियम आकर अपने बनाए हुए बुत को एक नजर देखने का फैसला कर लिया। कांस्टेबल ने मुझे रोका तो मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैं तय कर चुका था कि बुत को देख कर रहूंगा। इसलिए मैंने कांस्टेबल को चकमा दिया और म्यूजियम में दाखिल हो गया। मैं उस बुत वाले कमरे में 1 घंटे तक रहा और महारानी के बुत की नक्शे नकल करता रहा ताकि प्राचीन पांडुलिपि के अनुसार दूसरे दिन उसे ठीक कर सकूं। आपकी दलील ठीक मालूम होती है, लेकिन आप बताइए कि जब आप महारानी नफरीती का बुत देख रहे थे तो आपने ऊपर की मंजिल पर रात के 12:15 बजे किसी के कदमों की आहट तो नहीं सुनी थी? नहीं, म्यूजियम के अंदर आवाज सुनना कठिन है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने कल इतनी शराब क्यों पी और आप सारा दिन घर से गायब क्यों रहे? मैं ग्लासगो का रहने वाला हूं। कल सुबह मुझे एक तार मिला था जो ग्लासगो से आया था। उसमें मेरे लिए एक बहुत दुखद समाचार था। मेरी प्रेमिका ने मेरी ओर से निराश होकर शादी कर ली थी, जबकि मैं अगले महीने ग्लासगो जाकर उसे शादी करने का इरादा कर चुका था। उस तार ने मेरा दिल तोड़ दिया। डिफेंस कॉलोनी में एक विधवा मिसेस रिचर्डसन रहती हैं। वे हमेशा मुझे स्नेह की दृष्टि से देखती रही हैं, लेकिन मैंने कभी उनमें दिलचस्पी नहीं ली थी। कल उस तार ने मेरे तन बदन में आग लगा दी तो मैं उसे बुझाने मिसेस रिचर्डसन के यहां चला गया। मैंने तकल्लुफ का पर्दा उठा दिया। मिसेस रिचर्डसन तो बरसों से जैसे मेरे इंतजार में थी। मेजर कुछ सोचने लगा, फिर उसने चौंकते हुए कहा, मिस्टर डिक्सन, आपने मुझे बताया कि संत नगर में बुत बनाने की वर्कशॉप के आप ही इंचार्ज हैं? जी हाँ। ये कारीगर क्या भारत के रहने वाले हैं? सब नहीं, उनमें मिस्री, यूनानी, अफ्रीकी और जापानी भी हैं। कुछ कारीगर वेस्ट इंडीज के भी हैं। मेजर ने चित्रों के वो प्रिंट जेब से निकाले जिनकी फिल्म वो बंबई से लेकर आया था
उसने वो चित्र मिस्टर डिक्सन को दिखाया तो मिस्टर डिक्सन का मुंह खुले का खुला रह गया। ओ मेरे भगवान, ये तो मेरे वेस्ट इंडीज के कारीगर हैं जो छुट्टी पर बम्बई गए थे। उनमें से 3 को मुर्दा देख रहा हूं, चौथा सोबर्स का है। क्या ये 4 लोग थे? हमारे यहां वेस्ट इंडीज के 7 कारीगर हैं, उनमें से 3 यही हैं और 4 छुट्टी पर गए थे। इतने में इंस्पेक्टर धर्मवीर भी आ गया। उसने मिस्टर डिक्सन को मेजर से बातें करते हुए देखा तो हैरान रह गया। मिस्टर डिक्सन इतनी जल्दी तैयार होकर वहां कैसे पहुंच गए थे? अभी आधा घंटा पहले ही तो उसने अपने आदमी को मेजर का संदेश दिया था। इंस्पेक्टर मिस्टर डिक्सन के कल रात के बर्ताव पर बहुत नाराज था। मिस्टर डिक्सन, आप जरा म्यूजियम में चलकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं देख रहा हूं कि इस समय आप नशे में नहीं है। अभी इनसे कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मेजर ने मिस्टर डिक्सन की ओर से इंस्पेक्टर को उत्तर दिया। आप जा सकते हैं मिस्टर डिक्सन। मैं आपसे वेस्ट इंडीज के कारीगरों के बारे में कुछ और जानकारी लेने के लिए आपके पास आऊंगा। मिस्टर डिक्सन पीछे मुड़े तो मेजर ने आवाज दी, जरा ठहरिए। वो जाते जाते रुक गया। क्या आपको मालूम है कि प्रोफेसर मोरावियो अफ्रीका से कौन कौन सी चीजें लाए थे? जी हां, उनकी पूरी सूची मुझे याद है। आदिवासियों के हथियार, आदिवासी स्त्रियों के जेवर, आदिवासियों के सरदारों की मुहरें, खंजर, तीर कमान, नेजे, कौड़ियां, सीपियां। लेकिन उनमें सबसे अजीब चीज मम्मी बनाने का मसाला है। मम्मी बनाने का मसाला? जी हां, आपने मिस्र देश की प्रसिद्ध मम्मियों का हाल सुना होगा। वहां के लोग मुर्दे पर ऐसा मसाला मल देते थे और कुछ ऐसी सफाई से मम्मी तैयार करते थे कि हजारों साल के बाद भी मुर्दा ऐसे मालूम होता था जैसे कल का मुर्दा हो। उसके बाल तक खराब नहीं होते थे। प्रोफेसर मोरावियो जो मसाला लाए थे, उन्होंने एक मुर्दे पर उसका तजुर्बा भी किया था। मुर्दा 3 से 4 हफ्ते तक ताजा रहा, फिर उससे बू आने लगी। असल में प्रोफेसर मोरावियो जो मसाला लाए थे वो असली मसाले की नकल थी। असली मसाला अब कहीं मिलता नहीं। इसका जो नुस्खा है वो पीढ़ी से दर पीढ़ी चला आ रहा है। जो लोग इसका भेद जानते थे वे आने वाली पीढ़ी को उसका पूरा नुस्खा नहीं बताते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि मसाला धीरे धीरे कम असरदार होता चला गया। वो मसाला कहाँ है? मेजर ने पूछा। डॉक्टर साहब के पास है। वो भी इसे आजमाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता कि उस मसाले का भेद किसे मालूम है। राजेश और मिसेज रजनी भी जानते हैं, शायद सिद्धू को भी। दोनों डॉक्टर बैनर्जी के सोने के कमरे में पहुंचे। उस समय डॉक्टर बैनर्जी एक कागज पर कुछ रेखाचित्र बनाने में व्यस्त था। उसने मेजर और इंस्पेक्टर को अपने कमरे में देखा तो कागज एक और रख दिया और सवालिया निगाहों से उनकी ओर देखने लगा। डॉक्टर साहब, 4 हफ्ते पहले आप संतनगर की वर्कशॉप में गए थे। क्या आप वहां पर रेगुलर जाते रहते हैं? मैं रोजाना तो वहां नहीं जाता, लेकिन जब मेरे नमूने के मुताबिक कोई बुत तैयार किया जाता है तो मुझे निगरानी के लिए वहां जाना पड़ता है। क्या आप वेस्ट इंडीज के कारीगरों से परिचित हैं? डॉक्टर उत्तर देने से पहले क्षण भर के लिए सोचता रहा, फिर बोला, हां, परिचित हूं। 4 हफ्ते हुए। आप उनकी छुट्टी का प्रार्थना पत्र उनके पास ले गए थे? मैं खुद नहीं ले गया था। मैं संत नगर जा रहा था कि दीवान साहब मेरे पास आए और बोले कि वो एप्लीकेशन लेता जाऊं। ये एप्लीकेशन क्या दीवान साहब ही मंजूर किया करते थे? जी हां। दीवान साहब ने जब वो प्रार्थना पत्र आप लोगों तक पहुंचाने के लिए दिए थे तो क्या उनके नाम को पैगाम भी दिया था? कोई पैगाम नहीं दिया था। जब वे लोग बंबई छुट्टी गुजारने के लिए रुपए लेने आए तो क्या उस समय आप दीवान साहब के पास मौजूद थे? नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि एक काम से दीवान साहब के दफ्तर के कमरे में बिना आज्ञा पहुंच गया था तो दीवान साहब ने त्योरी चढ़ाकर मेरी ओर देखा था और बड़े ही गुस्से में कहा था कि मैं थोड़ी देर के बाद आऊं। इससे पहले दीवान साहब ने कभी मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं किया था। बड़ी हैरानी से मैं पीछे मुड़ा तो मैंने दीवान साहब की मेज पर करेंसी नोटों की 5 बड़ी बड़ी गड्डियां पड़ी हुई देखी। मेजर के होंठ गोल होते होते रह गए। उसने सीटी बजाने की इच्छा को दबा लिया। तो क्या एडवांस देने का अधिकार खजांची को नहीं था? उनका सारा हिसाब किताब दीवान साहब ही रखते थे। वे अपनी फर्म के स्वयं ही अकाउंटेंट थे। बस एक बात और पूछनी है, दीवान साहब की बेटी कामिनी के बारे में आपकी क्या ख्याल है? कामिनी एक सुंदर, नेक और दिलेर लड़की है। बड़ा आत्मविश्वास है उसे। मैं उसे स्टेशन छोड़ने गया था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी उसने मुझसे वायदा किया था कि वो अपने पिता को और दुख नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसने बंबई पहुंचकर न कोई चिट्ठी लिखी, जिससे दीवान साहब के गुस्से की सीमा नहीं रही। उन्होंने अपनी वसीयत में से कामिनी का नाम निकाल दिया।
मेजर आधे घंटे में म्यूजियम से बाहर नहीं आया। उसे देर हो गई। करीब पौने घंटे बाद जब मेजर म्यूजियम से बाहर निकला तो उसके होठ गोल थे और वो सीटी बजा रहा था। इतने में सोनिया भी लक्ष्मी से अब मिलकर आ चुकी थी और इंस्पेक्टर से बातें करती रही थी। उसने मेजर को इस तरह सीटी बजाते देखा तो बहुत खुश हुई, क्योंकि मेजर जब किसी अंतिम नतीजे तक पहुंच जाता था तब इस तरह सीटी बजाया करता था। मैं जब म्यूजियम में था तो कोई नीचे तो नहीं आया था ना? रूप आया था और पूछ रहा था कि आप कहाँ हैं। मैंने जब उसे बताया कि आप अंदर काम कर रहे हैं तो वो वापस चला गया। यह सुनकर मेजर बावर्ची खाने की ओर बढ़ा। संयोग से उस समय रूपा बावर्ची खाने में अकेला था। रूपलाल, तुम मुझसे मिलने आए थे? मेजर ने पूछा। रूपा ने एक कनस्तर में हाथ डाल दिया और उसमें से चमड़े की एक चीज निकालकर मेजर की ओर बढ़ा दी। वो खंजर की चमड़े की म्यान थी। ये तुम्हें कहाँ मिली? आज सुबह मैं राजेश बाबू का बिस्तर झाड़ने के लिए गया तो ये उनके बिस्तर के नीचे पड़ी हुई थी, बिस्तर की दरी के नीचे। मेजर ने कुछ सोचते हुए कहा। रूपलाल, तुमने एक काम की चीज ढूंढ निकाली है। इतने में बाहर तेज तेज कदमों की आहट सुनाई दी। इंस्पेक्टर धर्मवीर ने नजदीक आकर घबराए हुए स्वर में कहा, मिस्टर डिक्सन पर हमला हुआ है। उनके सिर पर हथौड़े से वार किया गया है। वो बेहोश पड़ा है। मिस्टर डिक्सन के मकान के आगे लोगों का काफी हुजूम था। वो तेजी से भीतर पहुंचे। मिस्टर डिक्सन को पलंग पर लिटा दिया गया था। डॉक्टर उनके घाव की मरहम पट्टी कर चुका था और एम्बुलेंस बुलवाने के लिए फोन कर रहा था। फोन कर चुका तो उसने इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए कहा, घाव काफी गहरा है, लेकिन मैं समझता हूं कि घातक नहीं है। हमलावर भारी चोट लगाने के लिए आया था, लेकिन ठीक उसी समय कोई रुकावट पैदा हो जाने के कारण पूरे जोर का वार नहीं कर सका। मेरा ख्याल है कि कल शाम तक बातचीत करने के लायक हो जाएंगे। इन पर हमला कहाँ हुआ? मेजर ने पूछा। ये खिड़की के पास मेज के पीछे कुर्सी पर बैठे थे। हमने वहीं से इनको उठाकर पलंग पर लिटाया। हमलावर कई तरह की बातें सोचकर हमला करता है। पिस्तौल उसने इस डर से इस्तेमाल नहीं की गई होगी कि इसकी गुंजान आबादी में गोली चलने की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए तो उसका बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। खंजर या चाकू पर उसने भरोसा नहीं किया होगा, क्योंकि ये ऐसे हथियार हैं जो अक्सर धोखा दे जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मिस्टर डिक्सन की हत्या करने की क्यों कोशिश की गई। हमलावर कौन था? मिस्टर डिक्सन पर हमले ने सारे केस की सूरत बदल दी है, मेजर ने कहा। मेजर, सोनिया और इंस्पेक्टर धर्मवीर पुलिस कार में कैलाश कॉलोनी से सुंदरनगर की ओर रवाना हुए तो अंधेरा फैल चुका था। हवा तेज चल रही थी, इसलिए कार की खिड़कियों के शीशे बंद कर दिए गए थे। मेजर और सोनिया कार की पिछली सीट पर बैठे थे। ड्राइवर के पास इंस्पेक्टर अगली सीट पर बैठा हुआ था। जब कार लेडी श्रीराम कॉलेज के आगे पुल पर से गुजर रही थी तो सरसराहट के साथ खट की एक आवाज पैदा हुई। क्या किसी ने पत्थर मारा है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेजर टॉर्च निकालकर अपनी ओर बंद खिड़की के शीशे में से बाहर कुछ देख रहा था। उसने तुरंत टॉर्च बुझा दी और बोला, नहीं, कुछ नहीं है, शायद कोई कंकड़ उड़कर खिड़की से टकराया है। कार सुंदरनगर में इंटरनेशनल म्यूजियम के बड़े फाटक के सामने रुकी। मेजर ने कार का दरवाजा खोल दिया और फिर उस दरवाजे की खिड़की के नीचे दरवाजे के लोहपट में गड़ी हुई चीज जोर से खींचकर बाहर निकाली। वो 2 फुट लंबा एक भयानक तीर था। उसकी नोक इतनी तेज और मजबूत थी कि कार के दरवाजे के फौलाद में बिगड़ गई थी। इंस्पेक्टर और सोनिया भी कार से बाहर निकल आए। वे दोनों भी आश्चर्य से उस तीर को देख रहे थे। ये क्या है? आपने तो कहा था कि कार में कोई कंकड़ उड़कर लगा है। ये तो एक भयानक तीर है, इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, किसी ने हम पर हमला किया था। मैं इस तीर को टॉर्च की रोशनी से देख चुका था, लेकिन चुप रहा, क्योंकि इस अंधेरे में हत्यारे का पीछा करना बेकार था और यह तीर काफी दूर से छोड़ा गया था। आप देख सकते हैं, ये बड़े खास किस्म का तीर है। आपके ख्याल में यह तीर कितनी दूर से छोड़ा गया होगा? कम से कम 2 फरलांग के फासले से। फिर तो वाकई हमलावर का पीछा करना बेकार था, मेजर ने कहा। वो तीर हाथ में लिए हुए तेजी से कोठी में दाखिल हुआ और चौकड़ियां भरता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। सोनिया और इंस्पेक्टर भी उसके पीछे पीछे लपके। मेजर आंख झपकते ही ऊपर डॉक्टर के सोने के कमरे में पहुंच गया। नीचे ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर गुरदयाल उनकी इस तीव्र गति का मतलब नहीं समझ पाया था। मेजर डॉक्टर के सोने के कमरे में पहुंचा तो वो बिस्तर पर रजाई ओढ़े और 2 तकियों पर सिर रखे पुस्तक पढ़ रहा था। मेजर को आंधी की तरह अपने कमरे में प्रवेश करते देखकर वो चौंक पड़ा।
मेजर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह अलमारी में पड़े हुए तीरों को उठाकर देखने लगा और अपने हाथ में पकड़े हुए तीर का उनसे मुकाबला करने लगा। अलमारी के ऊपर वही 2 तीर पड़े थे जिनको वो थोड़ी देर पहले देख चुका था। मेजर के अंदाज से प्रकट होता था कि उसे कुछ निराशा हुई है। मेजर ने दोनों तीर अलमारी के ऊपर रख दिए और काले बोर्ड के नजदीक आकर उसका निरीक्षण करने लगा। उस बोर्ड में एक और गड्ढा पड़ चुका था। डॉक्टर साहब, आप इस बोर्ड को शायद फिर खुरच रहे हैं। यह 8वां ताजा गड्ढा है। जी हाँ, मैं जिस नई मूर्ति का नमूना तैयार कर रहा हूं वो कल तक पूरी हो जाएगी। यह 8 गड्ढे उस मूर्ति का नमूना तैयार करने में मदद देंगे। डॉक्टर, जो मेजर की हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा था, कुछ सोचते हुए बोला, आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई बात हुई है। 1 नहीं 2 नई बातें हुई हैं। खंजर के चमड़े की म्यान मिल गई है और मिस्टर डिक्सन पर किसी ने हथौड़े से हमला किया है। डॉक्टर भी भौंचक्का रह गया। खंजर की म्यान कहां से मिली? मेजर ने जेब में हाथ डालकर म्यान निकाली और डॉक्टर के सामने रख दी। हाँ, ये उसी खंजर की म्यान है जो प्रोफेसर मोराबियो अपने साथ लाए थे। मैंने उनके सामान की सूची तैयार करते हुए इसे गौर से देखा था। इसके एक कोने पर मनुष्य की 2 आड़ी तिरछी हड्डियों का एक छोटा सा निशान है। मेजर ने उस म्यान को दोबारा उठाकर देखा। डॉक्टर के बयान के अनुसार उस म्यान के कोने पर आड़ी तिरछी हड्डियों का एक हल्का सा निशान मौजूद था। लेकिन यह म्यान मिली कहां से? डॉक्टर ने दोबारा पूछा। राजेश के बिस्तर की दरी के नीचे से, मेजर ने उत्तर दिया। राजेश? डॉक्टर के कंठ में बात अटक गई। डॉक्टर ने हकलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं राजेश को अच्छी तरह जानता हूं। वो मेरा बहुत आदर करता है। इसके बाद वो 2 मिनट के लिए मौन रहा, फिर बोला, यहां कोई भी आदमी सेफ नहीं है। मिस्टर डिक्सन जैसे भले आदमी पर हमला हो सकता है तो फिर हत्यारों के हाथों से कौन बच सकता है? बेचारे 1 महीने बाद शादी करने के लिए घर जाना चाहते थे। उनकी प्रेमिका तो जीते जी मर जाएगी। लेकिन मिस्टर डिक्सन तो जिंदा है, मेजर ने कहा। जिंदा है? हलाक नहीं हुए? डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, बेहोश हैं। डॉक्टर का ख्याल है कि उन्हें होश आ जाएगा। ओह माय गॉड! तो जिसको जिंदा रखना चाहता है उसको कोई बाल भी मखा नहीं कर सकता। ये मैं समझता हूं कि मिस्टर डिक्सन की प्रेमिका की प्रार्थनाओं का असर है कि उनकी मौत आकर टल गई। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी जरा चौकन्ना रहिएगा। सोने के कमरे का दरवाजा बंद करके सोइएगा। हाँ, अब तो कुछ ज्यादा ही सावधान रहना होगा। डॉक्टर ने पुस्तक उठा ली और फिर पढ़ने में बिजी हो गया। मेजर ने नीचे आकर इंस्पेक्टर को हिदायत दी, आज इस घर में पहरा पहले से कड़ा कर दीजिए। खासकर राजेश, रजनी, सिद्धू को और डॉक्टर के कमरे की कड़ी निगरानी की जाए। किसी भी पहरेदार को ऊँघने नहीं दिया जाए। ऐसा ही होगा, इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। कल सुबह सवेरे ही हम यहां पहुंच जाएंगे। मेजर ने दरवाजे तक आकर कहा, एक बात और, उस अस्पताल के डॉक्टर को जहां मिस्टर डिक्सन का इलाज हो रहा है, कड़ी हिदायत कर दीजिए कि वो मिस्टर डिक्सन से किसी को मिलने या उन्हें देखने की बिल्कुल इजाजत न दे। सोनिया और मेजर टैक्सी में साउथ एक्सटेंशन की ओर चल दिए। अब कहानी में आगे क्या होता है सुनिए अगले एपिसोड में। कहानी काफी दिलचस्प होती जा रही है। ये किस्सा कहानी है आवाज मंजीत ठाकुर की। अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लग रही है। नमस्कार।